वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आज सुबह 10 बजे से दिल्ली का आखिरी बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली आवाजाही करने वालों पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। बाकी बॉर्डर्स की तरह यहां पर भी अब सिर्फ केंद्र सरकार के चुनिंदा पास ही मान्य होंगे और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हरियाणा का ये मानना है कि दिल्ली की वजह से वहां पर कोरोना बढ़ रहा है। तो हेल्थ पैरामेडिकल स्टाफ है, तो आज हम डॉक्टर को बोल के आए सुबह 10 बजे के बाद जो लोग गुरुग्राम बॉर्डर के उस तरफ थे वो वहीं रह गए और जो इस तरफ थे वो यहीं रह गए। फरीदाबाद बॉर्डर के बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगती अपनी आखिरी सीमा भी सील कर दी। सुबह से ही दोनों तरफ से आने जाने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक फरीदाबाद बॉर्डर के बाद अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। अब देखिए 10:10 से ज़्यादा समय हो चुका है। पीछे गाड़ियों को रोका जा रहा है। यहाँ पे सभी से पूछा जा रहा है कि उनको किस काम के लिए जाना है। काम के साथ साथ उनसे पूछा जा रहा है कि उनके पास पास है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू है। अगर उनके पास वो पास नहीं है तो उनको यहीं से वापस भेजा जा रहा है। आपको यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी गाड़ी यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं। ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जो जिनको यहाँ से अभी वापस भेजा जा रहा है। हरियाणा सरकार के इसी आदेश के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है। पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद ने दिल्ली से लगती अपनी सीमाएं सील की। इसके बाद हरियाणा ने सोनीपत बॉर्डर सील किया, फिर फरीदाबाद और आज गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो जाएंगे, जो केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी हैं उनको परमिशन दी गई है और 1-2 एसेंशियल्स हैं उनको जाने दिया जाएगा। सिर्फ कोई पास अलाउड नहीं है। आज कल रात को पास सब बंद कर दिए गए हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है। मुख्य सड़कों और हाईवे के अलावा दिल्ली और हरियाणा के बीच गांवों से गुजरने वाले भी कई रास्ते हैं जिन पर पुलिस की निगरानी ज्यादा नहीं होती। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हरियाणा पुलिस ने इन रास्तों में गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। दिल्ली से पल्ला झाड़ने के पड़ोसी राज्यों की ऐसी जिद दिल्ली सरकार को नागवार तो गुजर रही है, लेकिन उसका कोई जोर नहीं चल रहा है। तो हरियाणा का बॉर्डर है दिल्ली से लगा हुआ, वहाँ से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग जुड़े हैं वो दिल्ली में नहीं आ पा रहे या दिल्ली से नहीं जा पा रहे। इसको लेकर आप लोगों ने क्या हरियाणा के हम संपर्क में इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लिया जाएगा उनके। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हुई ताजा सीलिंग के मामले में भी सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही मान्य होंगे। इसके अलावा सामान सप्लाई करने वाले वाहनों को भी आने जाने की अनुमति होगी। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए बॉर्डर पर ही रैपिड टेस्टिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। अनिल बालियान और दिव्यांशु के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संकट पर एक्शन में आ गए हैं। आज उन्होंने यूपी के लिए भरण पोषण भत्ते की दूसरी किस्त जारी की और यह आश्वासन दिया कि यूपी में अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे कामगार थे, जो श्रमिक थे, मनरेगा के मजदूर थे, अन्य नागरिक थे, इन सब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। दूसरे चरण में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। आज फिर से हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के सभी 18 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है तो उसके माध्यम से वहाँ पर भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहाँ के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अगर वो वापस उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश में उसको राशन कार्ड से मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रत्येक जनपद प्रशासन को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाएं और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर करें।
और इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, राजीव गाबा मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक चर्चा लॉकडाउन को लेकर आगे क्या कदम हो सकते हैं, इस पर बातचीत है। सीडीएस बिपिन रावत और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी बैठक में मौजूद हैं। 3 मई के बाद क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि उसके इलाके को 3 मई के बाद छूट मिलेगी या फिर नहीं। लॉकडाउन पर सरकार के अगले फैसले का इंतजार है, लेकिन राहत की खबर यह है कि सरकार ने छूट के इरादे से इलाकों को 3 जोन में बांट दिया है। संक्रमण के असर को देखकर ही छूट या पाबंदी तय होगी। बस 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद देश में लॉकडाउन 3 होगा या लॉकडाउन फ्री होगा, इसका जवाब कोरोना से निपटने के लिए रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। लॉकडाउन के लॉक को खोलने के लिए पूरे देश को पहले ही 3 जोन में बांटा जा चुका है, लेकिन अब जोन के पैमाने बदल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 मई के बाद कौन से जिले रेड जोन में हैं, कौन से ग्रीन जोन में, इसकी लिस्ट नए पैमाने के आधार पर जारी की है। ग्रीन जोन यानी वो जोन है जहां 21 दिन से कोई केस नहीं आया है। पहले ग्रीन जोन वो जोन थे जहां 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं। इसका नतीजा ये होगा कि ग्रीन जोन में अब ज्यादा जिले होंगे। केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है। नई लिस्ट के मुताबिक देश के 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे मेट्रो शहर रेड जोन में हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, यानी वो जिले जहाँ पे न केवल कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं बल्कि वहाँ पे खतरा अभी भी बरकरार है। मध्य प्रदेश के जो 9 जिले हैं जिनमें रेड जोन फिलहाल लगाया गया है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, खरगोन, बड़वानी, निमाड़। ये वो जिले हैं जहां पे अभी भी जो रेड जोन है उसके तहत यहां पे खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश के 19 जिलों को फिलहाल ऑरेंज जोन में रख दिया गया है। किस राज्य में कितने जिले रेड जोन में हैं, इसकी लिस्ट भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में ऐसे 14 जिले हैं। दिल्ली में सभी जिले रेड जोन के दायरे में हैं। तमिलनाडु में 12, यूपी में 19, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और एमपी में 9 जिले और राजस्थान में 8 जिले रेड जोन में हैं। इसके अलावा बिहार के 20, यूपी के 36, पंजाब के 15, एमपी के 19 और महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आपका इलाका किस जोन में है। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद रेड जोन में है। गुरुग्राम, गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। जोनवार जिलों की ये लिस्ट 3 मई के बाद के लिए है। सभी राज्यों के साथ बातचीत और डेटा के आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। इस लिस्ट के आधार पर ही आपके शहर, गांव को लॉकडाउन के बाद छूट मिलेगी। जरूरत के मुताबिक राज्य हालात को देखते हुए जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में शामिल कर सकते हैं। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक। आजादपुर सब्जी मंडी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे यहां पर एक तरीके से परेशानी बढ़ रही है। एक के बाद एक कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की तादाद यहां पर हर दिन बढ़ रही है। सब्जियों की जरूरत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन में भी आजादपुर मंडी खोलने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला अब जोखिम भरा साबित हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी धीरे धीरे कोरोना वाली मंडी बनती जा रही है। एक के बाद एक इस मंडी से कोरोना का कनेक्शन जुड़ रहा है और प्रशासन के पसीने छूट रही हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले आजादपुर मंडी में बढ़े हैं, ऐसे में जो यहाँ पर मजदूर हैं, जो यहाँ पर आड़ती हैं, उनके बीच में डर हो गया है और इसी वजह से डॉक्टर्स की 2 टीमें इस आजादपुर मंडी के अंदर ही तैनात कर दी गई हैं, जो लगातार लोगों को चेक कर रही हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। 21 अप्रैल को आजादपुर मंडी के सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हुई। 25 अप्रैल को 6 कोरोना से संक्रमित हुए। 29 अप्रैल को 5 कोरोना पॉजिटिव केस निकले और 30 अप्रैल को 4 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 15 पहुंच गई। 15 लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव आया है, जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को सूचित किया है और उसके बाद हमने उनकी दुकानों को सैनिटाइज करा के उनकी दुकानें सीज कर दी हैं
करीब 46 लोगों को क्वारंटीन किया गया है जो उनकी दुकानों पर काम करते थे। आजादपुर मंडी का कोरोना कनेक्शन राजस्थान के अलवर तक पहुंचा है। अलवर में सब्जी की खेती करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो पेमेंट लेने आजादपुर मंडी जाता था। इस शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसके परिवार को क्वारंटीन किया गया है। उसके घर से 3 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सब्जियों की खेती करने वाले यूपी से 700 से अधिक लोगों और उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। चैनपुरा गाँव में कर्फ्यू लगाया जाएगा और यहाँ पर जितने भी लोग और वाहन उनका जो आवागमन है उसको पूरी तरह से सख्ती से देखा जाएगा। जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी सख्ती से पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया जाएगा। सब्जी मंडियों का कोरोना कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। बहादुरगढ़ और झज्जर में सब्जियों की खरीद फरोख्त का काम करने वाले दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर में संक्रमित हुए 9 लोग बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। वहीं झज्जर मंडी का एक आढ़ती और एक मजदूर भी संक्रमित मिला है। 10 नए केस में 7 मामलों का भी सीधा संबंध सब्जी मंडी से ही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अलवर से संतोष शर्मा और झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की लगातार पुष्टि हो रही है और सरकार इससे सख्ते में आ गई है। पंजाब सरकार ने श्रद्धालुओं के घर वापसी के इंतजाम तो किए, लेकिन उनकी जांच में सतर्कता बरतने में चूक गई। अब 148 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पंजाब में चिंता और बेचैनी है। पंजाब में कोरोना वायरस का विस्फोट, नांदेड़ से आए तीर्थयात्री तबाही लाए। एक गलती पंजाब पर पड़ी भारी। बसों में भरकर श्रद्धालुओं को लाने का पंजाब सरकार का प्लान तबाही की वजह बन गया है। नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे से आए श्रद्धालुओं में एक के बाद एक कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है। आंकड़ा खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पंजाब के जो श्रद्धालु नांदेड़ साहिब से लौटे हैं, उनके मीटर की बात करें तो 100 की तादाद में ये श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में रिजल्ट अवेटेड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं के जत्थे ने पंजाब को गंभीर कोरोना संकट में धकेल दिया है। ये क्यों और कैसे हुआ, इसका सिलसिला भी समझ लीजिए। पंजाब सरकार ने नांदेड़ से करीब 3700 श्रद्धालुओं को वापस बुलाया। वापस आए श्रद्धालुओं में से 148 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर में 76, लुधियाना में 38 और मोहाली में 10 पॉजिटिव निकले। पंजाब में पहली बार मरीजों की संख्या एक दिन में 100 के पार चली गई। 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जांच होना अभी बाकी है। जाहिर है पंजाब में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या अभी और बढ़ सकती है और पंजाब सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे श्रद्धालुओं को लाने पर पंजाब में जमकर राजनीति हुई। राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त होड़ भी मची, लेकिन इस दौड़ में सरकार मुस्तैदी से जांच कराना और क्वारंटीन में रखने की जरूरत भूल गई। अब ये भूल भारी पड़ रही है। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। सवाल ये उठ रहे हैं कि पंजाब सरकार पर कि आखिरकार उसने समझते बूझते हुए स्थिति को भी उसके बावजूद खतरा क्यों मोल ले लिया। हमने इन सवालों पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू से बात की। सिद्धू साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा। थोड़ा सा हो जाता है कई बार, लेकिन हर आदमी को जब आप आते हैं तो वैसे तो आपके पत्रकारों में भी कमी दिख रहा है मेरे को, लेकिन हर आदमी को फोटो खिंचवाने का होता है कि मैं भी पीछे रह जाऊं। लेकिन मैं फिर भी मैं कहता हूं, पहले हमने पूरा डिस्टेंस बना के रखा था, बकायदा हमने वो लगाए थे, लेकिन आपके आने के बाद थोड़ा उनको एक्साइटेड हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस तो लेकिन हमने सबने मास्क वगैरह पहन रखे, किसी को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो आज हमारा पंजाब के साथ मतरेई मामला सलूक किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई सेंटर से भीख नहीं मांग रहे या खैरात नहीं मांग रहे, हम तो सेंटर से अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा जो बनता है हक वो हमको दिया जाए, ताकि हम अपने सूबे के जो लोग हैं उनकी मदद कर सके। और जो हमारा बिजनेस आज पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है, दुकानदार भी, इंडस्ट्री भी और सारे और दूसरे जो सोर्स ऑफ इनकम सारे ऑलमोस्ट सारे बंद हैं। तो हमको सेंटर एक पिता का रोल प्ले करता है हमेशा। तो सेंटर को आज अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते समझते हुए पंजाब का बनता हक उनको मिलना चाहिए।
पंजाब में सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी है। 50% स्टाफ के साथ 50% दुकानों को खोलने की आज से इजाजत वहां है। शर्त यह भी है कि एक वक्त में परिवार का एक सदस्य ही खरीदारी करेगा। मोहाली में पहले दिन कैसा माहौल है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पंजाब में एक लंबे समय के अंतराल के बाद कर्फ्यू के दौरान दुकानें खुलना शुरू हुई है। हालांकि इन दुकानों के खुलने के पीछे बहुत सारे नियम, शर्तें, कानून, कायदे सरकार ने तय किए हैं। 50% दुकानें, 50% दुकानें खुलेंगी, वो भी 50% स्टाफ के साथ। यहाँ पर मोहाली के मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड इवन फॉर्मूले पर ये दुकानें खुल रही हैं, यानी कि एक दुकान खुली है, उसके साथ वाली दुकान बंद है। इस दुकान बंद के साथ वाली वो दुकान आप देख सकते हैं खुली है। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय के बाद ये दुकानें खुली हैं, तो कस्टमर भी धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे हैं। और पंजाब के कई जिलों में दुकानें फिलहाल खुल रही हैं, तो कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी रोस्टर बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही जो व्यापार संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि नियम, कानून, कायदे बहुत हैं। हर ग्राहक को यहाँ आने से पहले मास्क लगाना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। एक परिवार से एक शख्स सिर्फ दुकान पर आ सकता है। इसी के साथ बहुत सारे नियम और शर्तें जो है सरकार ने बनाई हैं। मार्केटों में भीड़ ना हो, इसके इंतजामात किए हैं। वाहनों पर प्रतिबंध है, पुलिस मौजूद रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।